फरीदी सीरीज़ बहुत मज़े का नावल है और मैं प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में तकरीबन हर एपिसोड में डाल चुका हूँ, बिल्कुल शुरू से पढ़ सकते हैं। हमीद को अपने जिस्म में पत्थरों की चुभन महसूस हुई और वो करा कर उठ बैठा। आंखों के सामने धुंध सी छाई हुई थी और सर बहुत शिद्दत से चकरा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता हमीद की हालत इत्दाल पर आई और उसने घबरा कर चारों तरफ देखा। इसके कुछ साथी ज़मीन पर पड़े हुए थे और कुछ घंटों घुटनों में सर दिए बैठे थे। खुद हमीद को भी बड़ी थकन महसूस हो रही थी और सर इतना भारी लग रहा था कि उसे सहारे की ज़रूरत थी। इसने भी दूसरों की तरह घुटनों में सर रख लिया, मगर इसका जहन सोच सकता था। वो यही सोच रहा था कि वो दूर दूर तक जंगलियों का पता नहीं क्यों ना किस तरह निकल चले और न हो सकता है कुछ देर बाद अपने तसाइल पर अफसोस करना पड़े। हमीद ने सर उठाकर शराबियों के अंदाज में कर्नल को आवाज़ दी। जवाब तो मिल गया, लेकिन हमीद कुछ ना कह सका क्योंकि उसकी ज़बान लड़खड़ा रही थी। थोड़ी देर बाद इसने अपने करीब कदमों की आवाज़ सुनी और फिर चौंक कर सर उठाया। फरीदी इसकी आंखों में देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। खड़े हो जा, उसने कहा। मुझ में इतना दम नहीं है कि खड़ा हो सका, हमीद ने आफीनों के अंदाज में कहा। सबों की हालत दगर्दू है, फरीदी ने हंसकर कहा। इमरान साहब भी मक्खियाँ मार रहे हैं, वो तो फरमाते हैं भी खुलकर नशा नहीं हुआ, थोड़ी सी और मंगवा दो। फिर हमीद ने भी इमरान की आवाज़ सुनी जो शराबियों के अंदाज में कहा रहा था, किस बला की हवा में मस्ती है, कहीं बरसी है आसमान से आज, अब घर जाने दें। हमीद ने भी इमरान को देखा। वो ज़मीन पर चित पड़ा ऊट पटाक गाने गा रहा था। इमरान की ज़ुबान में भी लखनत थी और आवाज़ भर रही थी। चुप रहो वरना पत्थर मार दूंगा, हमीद ने यूँ खामोखा उसे धमकी दी। वरना हकीकत ये थी कि इस धमकी में उसके इरादे को कोई दखल नहीं था। इमरान ने और ज़ोर से लगाई। नैला ने अपने शहर में ये मनादी करा दी, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। फरीदी ने जेब से सिगार निकाल कर सिरकाया और एक पत्थर पर बैठकर इन्हें तशवीश आमिर नज़रों से देखने लगा। इसके चेहरे पर तकान के असर नहीं थे। फरीदे बेटे सुखार में दो तारीख की कमज़ोर से आ जाए, इस वक्त इसकी भूख गरा गुजर रही है, जी मालिश कर रहा है। फरीदी ने फ़ौरन से घर बुझा दिया। दफ़तन हमीद बोला, अगर वो कम वक़्त आ गया तो बड़ी मुश्किल का सामना होगा। कौन कम वक़्त? फरीदी के लहजे में हैरती। अरे वही जंगली, तो तुम खुद को इस जंगल में सह रहे हो जहाँ तुमने इमरान पर डंडे बरसाए थे, क्यों फिर हम कहाँ हैं? तारीख वादी में फ़र्ज़ना। हाँ, हमीद ने कह के लगाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। फिर बोला, अब आप भी गाना शुरू कर दीजिए, मेरे हाथों में इतनी सख्त नहीं कि तबला बजा सकूं। अबे तुम इन दर्दों के पीछे जाओगे तो मेरे बयान की तस्दीक हो जाएगी। फरीद ने एक तरफ हाथ उठा कर कहा। अरे तो हम कैसे पहुंच गए? बस यही समझ लो कि हम सचमुच ज़ीरो हेड लैंड के हाथ लग गए। इमरान का अंदाज़ा गलत नहीं था। हमीद कुछ नहीं बोला। इमरान ज़मीन पर पड़े पड़े ही रिंगता वन के करीब आ गया। यही तारीख वादी है? इमरान ने फरीदी से पूछा। हाँ, इन दर्दों के इस तरफ से वो कजरती दीवार देखी जा सकती है जो मीलों ऊंची मालूम होती है। इमरान ने पाए खंड पट्टी पर ज़मीन पर रख दी और इसी करवट पर आ रहा। क्या तुम उठ भी नहीं सकते? इमरान ने पूछा। मुझे शायद घटिया हो गया है। इमरान ने बेबसी से गालिबन इसी उछल कूद का नतीजा मारा। आप हैरत अंगेज़ तौर पर तंदुरुस्त नजर आ। फरीदी कुछ ना बोला, लेकिन थोड़ी बात इतने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी वो हरकत बड़ी दिलचस्प थी, लेकिन तुम कामयाब भी हो जाते। हमारी इस गैस की बदबू ने हालात ये अक्सर बदल दिए थे। जंगली किस तरह खौफज़दा होकर भागे थे। मेरा ख्याल है कि अक्सर इन पर ऐसी अफ्ताब पड़ती रहती है। वो तो उसका लबे कोई नामालूम आदमी हमें बेहोश करके यहाँ लाया है। हमीद ने कहा। हाँ भाई, यहाँ तो तिलस्म और शरबा का मुजस्मा आ गया। बैठे से फिर तिलस्म नूर अफशा में जश्न मन रहा था। अचानक किसी जादूगर ने ऊपर से गोला मारा। मजलिस धर्म बरम और अहले महफिल बेहोश। दूसरी आँख खुली तो ख़ुद को बागे सेब में पाया। अफराज अपना के सामने खड़े हुए थे। कोई कुछ ना बोला, शायद ही कुछ बोलने के रूट में हो। आहिस्ता आहिस्ता वो दाल पर आते गए। फरीदी इमरान को इस जगह ले आया जहाँ से वो इस जगह को तारीख वादी साबित कर सकता था। मर देखो, फरीदी ने कहा, पूरी वादी बादलों से ढकी हुई है। ऐसा मालूम होता है जैसे बादल इन कुदरती दीवारों से चिपक कर रह गए हों। शायद सादो नाज़िरी सूरज की रोशनी देख सकें। अचानक करीब की झाड़ी से आवाज़ आई। मौजूद मेहमानों खुशामदीद, यही तुम्हारा असल वतन है और तुम हमेशा यहीं रहोगे। जुमले अंग्रेज़ी में कहे गए थे। वो एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। फिर फरीदी झाड़ी की तरफ बढ़ा। इमरान उसके पीछे था। हमीद और सफदर भी झपटे। फिर ओपरान और ग्रामवेल को भी होश आया। झाड़ी में ने जो कुछ नजर आया वो इमरान के लिए बहुत सनसनीखेज था। झाड़ी के उसमें इसने सुनहरे संच का एक बहुत बड़ा ढेर देखा। इस ढेर से बेरा हो जाए। कुछ दिन इस हैरत अंगेज़ वादी की सैर करो, फिर तुम्हें अपने नए वतन के लिए बहुत कुछ करना है। फरीदी ने आगे बढ़कर इस ढेर को टटोला। इसमें नमीदी को इससे आलशाई थी।
اس کے ہاتھ میں لگے، اس میں اسے سونگا اور عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ عمران بھی اب اسے ڈٹول رہا تھا، فریدی کو جھاڑی سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے چلتے رہے اور جھاڑی سے بہت دور آئے۔ فریدی نے عمران سے کہا، میں اپنے ہاتھ میں ایسیڈک ایسڈ کی بو محسوس کر رہا ہوں۔ آپ کے عقل در سے، اور عمران نے کہا اور مختصر سے اسفنج کی داستان سنائی۔ استفائی جنگلوں میں اسفنج کی شکل کی کائی میں نے اکثر دیکھی ہے، لیکن سنہری کا یہ دیکھنے کا پہلا اتفاق ہوا ہے۔ خیر، ہو سکتا ہے کہ اس کی رنگت امونیا اور ایسیڈک ایسڈ کی وجہ سے ہوئی ہو۔ خدا جانے، عمران کو سوچتا بولا، اب ہم ان کے قیدی نہیں بلکہ جانے پہچانے قیدی۔ اور راستے میں ان کے آدمیوں سے تمہارا ٹکراؤ ہوتا رہا ہے تو تم میں سے ہر ایک کو اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ دفعہ میں انہوں نے کھیلی کی چیخیں سنی اور چونک کر آواز کی طرف مڑے، وہ تیزی سے ان کی طرف آ رہی تھی۔ قریب آ کر اس نے کہا کہ اس منڈے کا دماغ چل گیا کیونکہ وہ عمران نے ہنکانا لہجہ میں کہا، اگر اب سوئٹزرلینڈ میں بات نہ ہو سکی تو اس لیے یہیں شادی ہو جانی چاہیے کہ بپا سے میں پتھر مار کر اسے ہلاک کر دوں گی۔ عمران نے استفائی، فریدی نے سائے انداز میں عمران کی طرف دیکھا۔ امین نے اردو میں کہا، نہیں حضرات نے اس کا دماغ خراب کر دیا، میں کیا کرتا۔ عمران مایوس انداز میں سر ہلا کر بولا، اسے قابو میں کرنے کا اس کا علاوہ کوئی طریقہ نہیں تھا۔ چینی بھی اس سے کسی تگڑی لڑکی کا وعدہ کیا تھا شادی کے لیے، ہم اسے سمجھا دیں گے۔ فریدی نے کہہ سے کہا، وہ کمزور دماغ کا آدمی اکثر بہک جاتا ہے، ہو سکتا ہے تم نے خواب میں اس سے شادی کا وعدے کو اکثر اٹھ پٹانگ خواب بھی اسے حقیقتی کی طرح نظر آتے ہیں کے لیے وسیلے انداز میں دوسری طرف دیکھنے لگی۔ امین نے عمران کو آنکھ مار کر کہا، تم چکر میں میرا باپ جو اس چکر میں پڑے تھا آج تک پہنچتا نہیں، پھر میں بیچارہ کیا پڑھوں گا اس چکر میں، بڑے بےہودہ۔ وہ فریدی مسکرا کر بولا۔ طارق بہت اداس تھا۔ طارق نے ایک بار بھی طارق واد کے خزانے کا نام نہیں لیا تھا، اسے راستے پر اسی کا تذکرہ کرتے آیا تھا۔ اس کی اداسی کی وجہ غالباً یہ تھی کہ جنگلیوں کے درمیان اپنا بے شقیمت نیولا شکاکی کھو چکا تھا۔ جب وہ بے ہوش تھا تو اس وقت اس میں نیولا اس کے کندھے پر ہی موجود تھا۔ اسے اچھی طرح یہاں تھا کہ گیس کی بدبو پھیلتی نیولے نے بڑی خطرناک چیخیں کھالی تھی۔ عفران اور اس کے ساتھ ہی خاموش تھے۔ دفعہ دن پھر ایک جھاڑی سے پھر آواز آئی، بائیں طرف چلتے رہو دوستو، تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی، آگے تمہاری آرائش کا سامان ملے گا، چلنا ہی پڑے گا۔ فریدی کو سوچتا بولا، جب تک اس معاملے کا سر پیر معلوم نہ ہو جائے کیا کیا جا سکتا ہے۔ کچھ کرنے کی ضروری کیا؟ امیر بول، ہم طارق وادی کی سیر کرنا چاہتے تھے، کر رہے ہیں، واپسی کا سالی اٹھانا فضول ہے، کیوں مرنے کے علاوہ بھی کوئی دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آتا۔ گوڈ عمران سر ہٹا کر بولا، میں بھی ایسے درویشانہ خیالات رکھتا ہوں۔ پوری پارٹی میں سر قاسم بہت غمگین دکھ رہا تھا، اسے شاید اس کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ کرلی اظہار عشق پر بھڑک اٹھی ہے۔ پارٹ 36 اینڈ